नामक गांव में एक लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उसकी एक छोटी बहन मोनिका और सौतेली माँ कल्याणी थी। एक दिन कोमल सो रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ ने उसके पिता रामू से कहा, देख रहे हो, सुबह के पूरे 6 बज गए, अभी तक आपकी लाडली सोकर नहीं उठी। गोबर कौन उठाएगा? सुबह से गाय भूखी प्यासी खड़ी है। अब मेरे शरीर में तो इतना दम नहीं है ना, जो घर का भी काम करूं, जंगल का भी काम करूं और फिर गाय का भी काम करूं। अरे भाग्यवान, काहे गुस्सा होती हो भाई? अब ऐसा तो है नहीं कि कोमल हमेशा समय से नहीं उठती है, उठ जाती है। अब आज नहीं उठी तो हो गया ना, नहीं उठी। अच्छा चलो, तुम एक काम करो, छोटी बेटी मोनिका को अपने साथ काम पे लगा लो, जाओ। वाह वाह, क्या बात है। कहीं आपने अभी से उसको चूल्हा चौका दे दूं? अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है। रामू जानता था कि कल्याणी का रोज का है, परंतु वो कुछ कर नहीं पाता था। चुप रहने के सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हाँ, हमेशा तो कोमल वैसे सवेरे उठ के सारा काम कर ही लेती है। अब आज न जाने क्या बात हो गई जो बच्ची अब तक उठी ही नहीं। चलो जाकर देखता हूँ। रामू कोमल के पास जाके बोला, बिटिया, ओ कोमल बेटा, तुम अब तक उठी नहीं, क्या बात है बेटा कोमल? रामू की आवाज पर भी जब कोमल ने आंखें नहीं खोली तो अब रामू को चिंता सताने लगी। उसने कोमल के माथे को छुआ। उसका माथा बहुत बुरी तरह तप रहा था। अरे बाप रे बाप, कल रात को जब सोई थी तब तो सही थी बेटा, इतना तेज बुखार कैसे हो गया? ए कल्याणी, ओ कल्याणी, अरे भाई जरा वैद्य को बुला के लाओ। रामू ने देखा कल्याणी घर के अंदर नहीं थी। रामू बाहर आया तो कल्याणी जमींदार चमन के साथ खड़ी हुई थी। देखो कल्याणी बहन, तुम्हारी बिटिया कोमल हमको बहुत पसंद है। मैं कहता हूँ कि उसका रिश्ता पकड़ लो, बहुत अच्छे घर का लड़का है। अरे भाई महीने के पूरे 5,000 रुपए कमाता है, राजा जी के यहाँ नौकरी करता है और वो लोग कोई दहेज भी नहीं लेंगे, शरीफ लोग हैं, सब मेरे देखे ताके लोग हैं, सब बढ़िया होगा। कर ही देती हूँ उसका विवाह, मेरे गले से मुसीबत तो निकलेगी। बेटी का विवाह तो करना ही है जमींदार जी, समय से हो जाए तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर सारी जिंदगी भी रिश्ते ढूंढो तो मिलते नहीं। आप आज ही लड़के वाले को बुला लो। तभी वहाँ रामू आ गया। अरे तुम बेटी के विवाह के लिए लड़के वालों को बुला रही हो और तुमको अंदाजा भी है बेटी बेहोश पड़ी है बुखार से। जाओ पहले वैद्य को बुलाओ और उसका ध्यान रखो। और देखो कल्याणी, हमें अभी कोमल का विवाह नहीं करना है, अभी वो मात्र 16 साल की है, समझी? अरे बुखार ही तो हुआ है, बुलवा लेते हैं ना लड़के वालों को, अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिला करते। जमींदार जी आप जाओ और लड़के वालों को बुलाकर लाओ, हम आज ही ये रिश्ता तय करेंगे। आखिर एक जमींदार खुद किसी का रिश्ता लेके आया है, कोई तो बात होगी ना। रामू समझ चुका था कि कल्याणी से कोई भी बात करना इस समय बेकार है, वो हार नहीं मानने वाली, इसलिए उसने जमींदार से कहा, देखो जमींदार जी, मैं अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, जाइए। इतना बोलकर रामू कल्याणी और जमींदार को वहीं छोड़कर वेद के पास चला गया। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। रामू और कल्याणी दोनों इस रिश्ते को भूल चुके थे। रात के समय कल्याणी को ऐसा लगा जैसे कोई इंसान कल्याणी के घर के अंदर झांक रहा हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे घर के अंदर झांक रहा हो। वो चुपके से उठी
और घर के बाहर जाकर देखने लगी, परंतु उसको कोई भी नजर नहीं आया। मैंने फालतू में ज्यादा सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर लिया। यहाँ तो कोई नहीं है, अंदर चली जाती हूँ। कल्याणी जैसे ही अंदर आने वाली थी, उसको फिर से उसके घर के बाहर आहट सुनाई दी और उसकी हालत खराब हो गई। मेरा वहम नहीं था, यहाँ सच में कोई है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई चोर हो, मुझे उस पे नजर रखनी होगी। कल्याणी एक जगह छुप गई और नजर रखने लगी कि कौन उसके घर के अंदर झांक रहा था। तभी उसने देखा एक आदमी जो लगभग 40 साल का था, वही कल्याणी के घर के अंदर झांक रहा था। कल्याणी ने सामने जाकर कहा, कौन हो तुम और मेरे घर के अंदर क्यों झांक रहे हो? वो आदमी ऐसा हो गया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। देखो, छुपाने से कोई फायदा नहीं है। मुझे बताओ कि तुम मेरे घर के अंदर ताका झाकी क्यों कर रहे थे? ये शरीफ लोगों का घर है। इन घर में 2-2 लड़कियां रहती है और लड़की की माँ भी रहती है। इससे पहले कि मैं राजा के पास जाऊँ तुम्हारी शिकायत लेकर, तुम मुझे बताओ तुम मेरे घर के अंदर क्यों झांक रहे थे? देखिए, बात ये है काकी कि मेरा नाम सलीम है और मैं जमींदार जी का छोटा भाई हूँ, छोटे जमींदार। क्या बताऊँ अब मैं, क्या है कि किस्मत से मेरा विवाह अभी तक हुआ नहीं और मुझे ना आपकी बेटी बड़ी पसंद है। 2 दिन पहले चमन भाई को आपके घर रिश्ता लेकर भेजा था, लेकिन अब आपने कुछ जवाब नहीं दिया। वैसे तो मैं आपकी बेटी से इज्जत से विवाह करना चाहता हूँ। मैंने आपकी बेटी को कई बार देखा है और मुझे उससे प्रेम हो गया है। उसके बाद पे कल्याणी जोर से हंसते हुए बोली, 16 साल की लड़की से 40 साल के लड़के, अरे लड़के नहीं बूढ़े का प्यार हो गया और वो मेरे घर रिश्ता भी भेज रहा है। तुमको लगता है मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करूंगी? अरे देखिए काकी, मैं जानता हूँ कि आपकी वो सगी बेटी नहीं है और आप उसके साथ जो करती हैं वो बात भी किसी से छिपी नहीं है। अरे सौतेली माहू, थोड़ा बहुत डांट डपट देती हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं 16 साल की बच्ची एक बूढ़े के हाथ में सौंप दूं? देख लो काकी, अगर तुमने हाँ की ना तो तुम्हें एक पक्का मकान और 100 सोने के सिक्के दूंगा मैं। और साथ में भारी भरकम सोने का हार भी दूंगा, जिसको बेचकर तू अपनी छोटी बेटी का विवाह बड़े घर में कर सकती हो। बताओ बताओ बताओ। ये सब सुनकर कल्याणी के कान खड़े हो गए। सौदा तो अच्छा है, मैं तो तभी मान गई थी जब तुम्हारा भाई उस दिन मेरे घर आया था, परंतु कोमल के पिता का क्या करूं? वो तो इस विवाह के लिए कभी नहीं मानेंगे। देखो काकी, अगर तुम्हें वो सब चाहिए जो मैंने बोला है तो तुझे अपना दिमाग लगाना ही होगा, और अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो थोड़ा उंगली टेढ़ी कर लो। कल्याणी ने कुछ देर सोचा और बोली, मेरे पास एक तरकीब है। हाँ, ये हुई ना बात, बताओ क्या तरकीब है? तुम बस देखते जाओ। कल्याणी ने सलीम का हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे माता रानी, ये सब क्या हो गया? क्या समझा था मैंने इस कोमल को और ये क्या निकली? उसकी बात से सिर्फ सलीम ही नहीं, सारे घर वाले चकित रह गए। अरे क्या क्या हो गया कल्याणी, तुम इस तरह से काहे चीख रही हो? कौन है ये? किसको लेके आई हो तुम घर पे? ये तो अपनी बेटी से पूछ लो जी। बेटी? अरे क्या बोलना चाहती हो तुम? साफ साफ बोलो। तुम्हारी फूल जैसी 16 साल की बिटिया जमींदार के छोटे भाई से गर्भवती हो गई है और ये बात मुझे गांव में से पता लग रही है।
बेटियां कितनी बात करती है अपनी माँ से, पर आपकी बेटी ने तो आज तक मुझे माँ समझा ही नहीं। अगर मुझे ये सब पहले से पता लग जाता तो आज जो बात गांव में आग की तरह फैल रही है वो ना फैली होती। अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। अरे तुमको अंदाजा भी है तुम कितना घटिया इल्जाम लगा रही हो मेरी बच्ची पे? मैंने सुना था कि अगर माँ सौतेली होती है तो वो अपने सौतेले बच्चे को कभी भी माँ का प्यार नहीं दे पाती, और आज तक तुम्हारी सारी कड़वी बातें मैं बर्दाश्त करता रहा, ये सोचकर कि एक ना एक दिन तुम्हारे मन में मेरी बेटी के लिए थोड़ी सी, इतनी सी ममता जागेगी, तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा। मेरी बच्ची तुम्हारे मुंह से निकली हर एक बात को पत्थर की लकीर मानती आई है, और उसके बाद तुमने ये सिला दिया। मैं पूछता हूँ तुझसे कल्याणी, आखिरकार तूने किस हक से मेरी प्यारी सी फूल सी बेटी पर इतना घटिया इल्जाम लगाया? अरे तू सोच भी कैसे सकती है ये सब? छी, भूल मत, तू एक माँ है, माँ, और जिस माँ के पल्लू से एक बेटी बंधी हो ना, वो दूसरों की बेटी पे ऐसा इल्जाम नहीं लगाते। बस बहुत हो गया। उसकी बात सुनकर तो एक पल को कल्याणी भी कांप गई। फिर उसने बड़ी चतुराई से कहा, अरे मुझ पे इतना क्यों भड़क रहे हो? एक बार अपनी बिटिया से तो पूछा होता। इतना गंदा काम करने के बाद वो घर में कैसे आ गई? मुझे अपनी बेटी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी बेटी को लो और निकल जाओ यहाँ से। सुनो, तुम अपनी बेटी को भी मत ले जाओ, क्योंकि वो तुम्हारी नहीं मेरी भी बेटी है। आज तुमने कोमल को जो ये सब बोला है, कल को मेरी छोटी बेटी को भी बोलोगी। अरे तुम जैसी माँ पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। छी, शर्म आती है ये कहते हुए कि तुम भी एक बेटी की माँ हो और मेरी बेटी ने तुमको माँ समझा। छी 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 छी। कल्याणी बीच में बोली, अरे एक बार अपनी बिटिया की तरफ तो देखो, कैसे टुकुर टुकुर इस जमींदार के भाई को देखे जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि उसकी आंखों में सलीम के लिए प्रेम झलक रहा है? अरे बिटिया, अगर तुमको ये बूढ़ा पसंद था तो हमसे बता दिया होता, हम तुम्हारा विवाह कर देते। क्या जरूरत थी ये सब करने की? अरे अपने पिता से नहीं बोल पा रही थी, कोई बात नहीं, मुझसे तो बोल देती, मैं करा देती तुम्हारा विवाह। अब तुम्हारे पिता ने तो तुम्हारी माँ की कदर नहीं की थी, इसीलिए वो तो भाग गई। अब तुम्हारे पिताजी को तो आदत है ये सब झेलने की, पर हमें नहीं है। अफसोस तो बस इस बात का हो रहा है, मैंने ही तुमको अपने सीने से लगाकर पाला है। ना जाने कौन सी गलती कर दी मैंने अपने परवरिश में, पर मानना पड़ेगा, माँ का असर बेटी में जरूर आता है। जो तुम्हारी माँ ने किया था वही तुम कर रही हो। ये सारी बातें सुनने के बाद कोमल अब बुरी तरह रो रही थी। कल्याणी आगे आई और कोमल को झंझोड़ते हुए बोली, अरे अरे जवाब दो अपने पिता की बात का। वो अब भी मुझे गलत समझ रहे हैं। आखिर कब तक अपने पिता से ये सब छुपाती रहोगी? और ये ऐसा सच है जो ज्यादा दिन छुपा नहीं पाओगी। कोमल रोते हुए बोली, क्या बोल रही है आप माँ? मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ समान समझा था और ये आपने मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगा दिया। माँ तो हर मुसीबत से अपने बच्चों को बचा कर रखती है, फिर आप कैसी माँ है जो आज मुझे एक गांव के बूढ़े आदमी और मेरे पिताजी की नजरों में गिराना चाहती है? अब सलीम ने भी अपनी रफ्तार पकड़ी। अरे ए कोमल, अब किससे डर रही हो? देखो भाई, जो सच है उसको झुठला रही हो तुम। मैं कहता हूँ अब बंद करो ये तमाशा। तुम मुझसे प्रेम करती हो, मैं तुमसे। चलो आज ही दोनों विवाह कर लेते हैं। जब दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगी ये दुनिया की तमाशेबाजी। जमींदार के भाई के मुंह से ये सुनकर रामू की दुनिया ही घूम गई। कोमल, कोमल, इसका मतलब क्या हुआ कि कल्याणी क्या ठीक कह रही थी? अरे तुम्हारी माँ पर मैं कभी यकीन नहीं करता। अरे मैं तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती।
बस आप मुझ पे विश्वास ही नहीं करते। अब इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए, बेटी को निकाल दो इस घर से। इससे पहले गांव वाले हमें गांव से निकाले। नहीं पिताजी, माँ झूठ बोल रही है। मैंने इस इंसान को आज पहली बार देखा है। मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं। आप मेरा यकीन कीजिए, आप माँ की बातों में मत आइए पिताजी। लेकिन ये जमींदार का भाई ये क्यों झूठ बोलेगा? क्यों? सच तो ये है कोमल कि तूने अपना मुंह काला कर लिया है। कल्याणी बता रही है कि गांव में ये बात सबको पता है। बस मैं ही बेटी के प्यार में अंधा था, जो मुझे नहीं दिखा, जो मुझे नहीं पता लगा। इससे पहले मैं फांसी लगाकर मर जाऊं। निकल जा मेरी घर से, निकल जा। आज के बाद कभी भी मुझे दिखाई मत देना। निकल यहाँ से। कोमल रोती रही और रामू ने अपनी मासूम बेटी को कल्याणी के कहने पे घर से निकाल दिया। उसकी मासूम चीखें अब रामू को जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो सलीम से बोली, क्या मिला आपको मेरे पिताजी से झूठ बोल के? मेरी माँ तो इसीलिए मुझे बर्दाश्त नहीं करती क्योंकि मैं उसकी सौतेली बेटी हूँ। आपका मैंने क्या बिगाड़ा था? आप मेरे पिताजी की उम्र के हैं। आखिर आपने ये इतना घिनौना इल्जाम मुझ पे क्यों लगाया? ये ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई तेरा बाप वाप नहीं हूँ जो तुझे सर पे बैठा रखूंगा। चल अब घर चल, विवाह कर लेते हैं तुझसे, नहीं तो किसी जानवर का शिकार बनेगी तू। नहीं तो और एहसान मान जो मैं तुझे अपना रहा हूँ, वरना कोई भी आदमी तुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगा। बड़ी आई। आप मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे प्रेम नहीं करती और ना ही विवाह करूंगी। सलीम ने उसकी एक ना सुनी और 16 साल की मासूम लड़की से विवाह कर लिया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। सलीम का अत्याचार कोमल पे बढ़ चुका था। अब कोमल को अच्छे से समझ आ चुका था किसी ने जमींदार जैसे आदमी को भी क्यों अपनी बेटी नहीं दी थी। एक दिन कोमल अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी और खुद से बात कर रही थी। 2 महीने हो गए मेरे विवाह को। आज तक मेरे पिताजी ने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। सलीम और माँ ने मुझे पिताजी की नजरों में इतना गिरा दिया है कि मैं अब कभी नहीं उठ पाऊंगी। इस घर में मैं एक पिंजरे में बंद हो गई हूँ। आसमान भी नहीं देखने देता वो बुढ़ा सलीम मुझे। मेरा दम घुट रहा है सवेली में। अपने पिताजी से मिलना है, सच को सामने लाना है। फिर उसके दिल में ख्याल आया, सुमित, क्या सुमित भी मुझे गलत समझता होगा? क्या सुमित मुझसे नफरत करता होगा? ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक बार मुझे सुमित से मिलना चाहिए, उसको सच बताना चाहिए। क्या पता वो मेरी मदद करे। कोमल ने इधर उधर देखा। जमींदार चमन अपने छोटे भाई सलीम से बात कर रहा था। आहा सलीम, अरे छोटे भाई, हमने तो सोचा था कि तुम्हारा विवाह इस जन्म में होगा ही नहीं। अरे भाई, भला जिस युवक का विवाह जवानी में नहीं हुआ, भला बुढ़ापे में कोई कैसे उम्मीद लगा सकता है? खैर, मानना पड़ेगा तुमको, बहुत अच्छी जगह हाथ मारा है। अरे भाई, तुमने इतनी सुंदर लेकिन संस्कारी बच्ची लाई है कि क्या कहूँ। हम तो भाई तुम्हारे लिए रिश्ते की बात कर कर के थक गए थे। कोई अपनी बेटी ही नहीं दे रहा था। फिर अचानक से ये सब कुछ हुआ। परंतु एक बात हमें समझ में नहीं आई कि तुमने रामू को कैसे मनाया। उसने तो उस दिन हमारे मुंह पे मना कर दिया था कि वो अभी अपनी बिटिया की शादी ही नहीं करना चाहता। हमने तो उसको बताया भी नहीं था वो लड़का जिसका रिश्ता हम लेकर गए थे, और हम किसी और का नहीं भाई। अरे छोटे, तुम्हारा ही रिश्ता लेकर गए थे। हाँ, क्योंकि हम जानते थे ये इज्जतदार लोग मर सकते हैं, परंतु जब एक बार बेटी का रिश्ता कर देते हैं तो अपनी जबान से नहीं हटते। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अच्छा, ये तो बता, ये सब कुछ हुआ कैसे? अरे भैया, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो सब उस कल्याणी की चाल थी।
मैंने तो बस उसको थोड़ा सा लालच दिया और उसने सारा कुछ कर डाला। मेरा काम यूं हो गया। बाहर खड़ी कोमल ये सब सुन रही थी। इसका मतलब ये सब माँ का किया धरा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी माँ ये सब करेंगी। कुछ भी हो जाए, मुझे पिताजी से मिलना ही हो। रात को सलीम जैसे ही सोया, कोमल धीरे से उठी और अपने घर की ओर भागी। वो जैसे ही आगे बढ़ी, तभी उसको पेड़ के पास सुमित बैठा हुआ नजर आया। सुमित इस समय यहाँ क्यों बैठा है? वो ठीक तो है ना? मुझे एक बार जाके पूछना चाहिए। कोमल सुमित के पास जाकर बोली, सुमित क्या हुआ? तुम इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हो? तुम ठीक तो हो ना? कल्याणी और सुमित का घर आमने सामने था। कल्याणी गाय को चारा डालने उठी थी। उसने जैसे ही सुमित के साथ कोमल को देखा तो वो सब समझ गई। आए हाय, ये आधी रात को कोमल सुमित से मिलने आई है। मुझे छोटे जमींदार को ये बात बतानी पड़ेगी, बदले में मोटा इनाम भी मिलेगा। कल्याणी सलीम की हवेली की ओर भागी और कुछ ही देर में सलीम अपने सामने कोमल और सुमित को साथ में देखकर बुरी तरह फट चुका था गुस्से से। अच्छा, तो तू रात को गायब होकर ये सब करती है? तुझे शर्म नहीं आई आधी रात को अपने यार के साथ यहाँ मिलते हुए? क्यों री हैं? आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस पिताजी से मिलने आई थी। तुझ जैसी लड़कियों पे कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। जानता था कि जरूर तेरा किसी न किसी के साथ संबंध है। देखिए, ये क्या कह रहे हैं आप? आपको पता भी है कि आप किसके बारे में ये बोल रहे हैं? सलीम ने इधर देखा न उधर। कोमल के शरीर पे वो जोर जोर से चोट मारने लगा, जैसे भैंसों को मारा जाता था। कोमल अब बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी और चीख चीख कर रो रही थी। रामू के कानों में जैसे ही वो आवाज पड़ी, अरे ये तो कोमल की आवाज है, पर उसको तो हवेली में होना चाहिए। उसकी आवाज आसपास से कहां से आ रही है? रामू ने जैसे ही बाहर आकर देखा तो हैरान रह गई। सलीम बुरी तरह कोमल को पीट रहा था। ये देखकर रामू की जान ही निकल गई। अरे तेरी तो नहीं तो, अरे सही कहती है तेरी माँ। तू अपनी माँ पे ही गई है। शादी मुझसे की और रात को मिल रही है इस सुमित के साथ। नहीं तो आज तू अब घर चल। अरे तेरी टांगे तोड़ दूंगा ताकि तू हवेली से बाहर ना निकल पाए। तेरी सौतेली माँ ने लालच में आकर तुझे मेरे गले बांध दिया। खुद की जान तो छुड़ा ली, मेरी जान पर तुझे लाद दिया। अरे चल तू। अरे मैंने तो कहा था ना, बांध के रखो इसको। इतनी मुश्किल से इसके बाप के सामने झूठ बोल के तुमको दी थी, रख तो तुम पाए नहीं। इसको पिंजरे में बोल मुझे रहे हो। सलीम और कल्याणी की बातें सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। कल्याणी, तो क्या ये सब तुम्हारा किया धरा था कल्याणी? अरे आप यहाँ? और मैंने सब सुन लिया। वाह, सुन लिया तो क्या हो गया? तुम्हारी बेटी भी तो रात को छुप छुप के सुमित से मिल रही थी। उसका क्या? जिस सुमित पे तुम इल्जाम लगा रहे हो ना, उसको कोमल हर साल राखी बांधती है। इतना सच्चा तो माता रानी का रिश्ता भी नहीं होगा जितना इन दोनों का है। हैं? क्या तुमको पता था? अरे तो फिर तुमने हमको यहाँ काहे के लिए बुलाया? माफ कर दो छोटे जमींदार, मैं सोच रही थी आप मुझे कुछ इनाम देंगे। इनाम तो अब मैं तुमको दूंगा। तुम आज के बाद इस घर में नहीं रहोगी। और सलीम, आज के बाद मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना, नहीं तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। आज से ये तुम्हारी पत्नी नहीं है। ऐसे कैसे? आपने बोल दिया और मैंने मान लिया। वाह! ये मेरी बेटी है और मैं हूँ इसका बाप। बेटी को बचाने के लिए राजा के दरबार तक जाऊंगा, लेकिन तुझे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। बेटी तक पहुंचने के लिए पहले बाप से भिड़प।
सलीम पैर पीटते हुए वहाँ से चला गया। कोमल अपने पिताजी के पास आई। बेटी, मुझे माफ कर देना। मेरे कारण तूने कितना सब कुछ सहा। समाज वालों से तो एक बार कोई इंसान लड़ भी सकता है, पर जब लड़ाई अपने घर के अंदर हो तो उससे नहीं जीत पाता। तुम्हारी माँ ने ना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि मुझे एक बेटी की नजरों में गिरा दिया। ऐसा ना बोलिए पिताजी, आपने वही किया जो आपको दिखाया गया। सच्चाई आपके सामने आ गई, अब मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं। रामू ने सलीम और कल्याणी की जिंदगी से कोमल और खुद को बहुत दूर कर दिया और दोनों खुशी खुशी जीवन जीने लगे। सीतापुर नाम का एक राज्य था। वहाँ पर इंद्रराज नाम के राजा राज करते थे। राजा बड़े ही ईमानदार और नेक स्वभाव के थे और उनकी पत्नी भी बहुत भोले स्वभाव की थी। महाराज, कितने दिन हो गए हम इस महल में ही पड़े हैं। अब तो हमें घुटन सी होती है। क्यों ना कहीं बाहर घूमने जाएं। क्या कहना है आपका इस बारे में? हाँ महारानी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आपकी कहीं पे जाने की इच्छा हो तो हम अभी इसी वक्त तुरंत चलते हैं। लेकिन आप बताए तो सही, आप कहाँ पे जाना पसंद करोगे? महाराज, हमारी इच्छा तो पूर्व दिशा के जंगल में जाने की हो रही है। हमें वहाँ पर प्रकृति की नजारा देखना है। वहाँ पर रंग बिरंगे फूल, पेड़ पौधे और पशु पक्षी का नजारा देखना हमें बहुत पसंद है महाराज। अगर आपकी भी इच्छा वहाँ पर जाने में है तो हम वहीं पे ही चलते हैं। अरे महारानी, जैसा आप कहें। हमें तो आप जहाँ कहेंगी वहाँ पर जाने की इच्छा है। अरे ओ मंत्री, कहाँ है आप? जरा इधर आए तो। मंत्री जी, महारानी को बाहर घूमने की इच्छा हो रही है, तो आप और सैनिक से बोलकर रथ तैयार करवाए और सैनिक को भी साथ में आने का आदेश दे। भगवान ना करे मगर वो जगह थोड़ी सी खतरनाक है, तो सैनिक को बोल देना शस्त्र भी साथ में ले ले। जी महाराज, जैसा आप कहें। मैं अभी सैनिकों को आदेश देता हूँ और आप बेफिक्र होकर जाए, कुछ नहीं होगा। लेकिन मंत्री जी, आपको भी साथ आना ही है ताकि हमें भी सफर अच्छा लगे। आप भी सैनिक को आदेश देने के बाद तैयार हो जाए। हम थोड़ी ही देर में निकलते हैं। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। हमें आपके साथ आने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। चलिए, मैं सैनिकों को बोलकर रथ तैयार करवाता हूँ। महाराज, कितना मजा आएगा वहाँ पे, है ना? वहाँ पर प्रकृति का आनंद भी मिलेगा हमें। महाराज, हमें तो वहाँ पर जाने के लिए बहुत उत्सुकता हो रहा है। थोड़ी ही देर में रथ को तैयार किया जाता है और दो सैनिक रानी, राजा और मंत्री जी निकल जाते हैं। वो कुछ देर बाद उस जंगल में पहुँच जाते हैं। महाराज, रथ को रुकवाइए ना, हमें वो तितली देखनी है। देखो ना, कितनी प्यारी है। रथ को रोक दिया जाए। लेकिन महारानी, आप नीचे मत उतरना। ये जंगल जितना ही सुंदर है उतना ही खतरनाक है। ऐसे अकेले नीचे नहीं उतरना चाहिए। हाँ महारानी, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। हम किसी दूसरी जगह पे रुकते हैं। यहाँ रुकना उचित नहीं। महारानी कुछ सोच में पड़ जाती है। फिर रथ को आगे की ओर ले जाते हैं। कुछ देर बाद एक जगह पे जाकर रथ को रोक दिया जाता है। महाराज, ये जगह अब उचित है। हमें यहाँ रह के कुछ देर यहाँ की प्रकृति देखनी चाहिए।
हाँ ठीक है। तो महारानी, अब आप उतर जाए और सभी चीजों को अच्छे से देखें, आपके मन को आनंद मिलेगा। हाँ महाराज, देखो ना कितनी प्यारी जगह है। यहाँ पर आते ही दिल खुश हो जाता है। लेकिन महाराज, हमें प्यास भी बहुत जोर की लगी है। ठीक है, अभी पानी मिल जाएगा। सैनिकों, महारानी के लिए पानी लाया जाए। महाराज माफ कीजिएगा, लेकिन हम महल से पानी लाना तो भूल ही गए। महाराज, वो थोड़ा जल्दी में थे ना, इसलिए माफ कीजिएगा। तभी वहाँ पर एक भयानक और पागल दिखने वाला साधु इनकी तरफ आ रहा था। ए मूर्ख राजन, यहाँ पे क्यों खड़ा है? तुझे पता नहीं क्या, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। यहाँ से चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन बाबा, हम तो यहाँ सिर्फ जंगल देखने के लिए आए थे, लेकिन आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? देखिए बाबा, गुस्सा करना ठीक नहीं है। लेकिन बाबा, आप बताइए तो सही कि आपत्ति क्या है इस जगह पे? क्या यहाँ पर चोर डाकू आते हैं? क्या तकलीफ है इस सुंदर जगह पर रुकने में? मूर्ख रानी, यहाँ कोई चोर डाकू नहीं आते, लेकिन इस जंगल में जो माया है वो तुम नहीं समझ पाओगे, और मेरे पास भी तुमको समझाने का समय नहीं है। लेकिन साधु महाराज, अगर ऐसी ही बात है तो आप यहाँ पर क्यों घूम रहे हो? हाँ, तो तुम नहीं समझोगे। यहाँ से चले जाओ, वरना बाद में बहुत पछतावा होगा। इतना कहकर वो साधु गुस्से में जंगल की ओर बढ़ जाता है। बाप रे, ये कितना डरावना साधु था। लेकिन वे साधु हमें यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रहे थे? तो अब हमें यहाँ रुकना चाहिए कि नहीं? और ये भी कह रहे थे कि यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत पछताओगे। वो ऐसा क्यों बोल रहे थे? अरे महाराज, आप भी क्या उसकी बातों में आके डर गए? अरे, आपको महसूस नहीं हुआ वो एक पागल इंसान था? आपने देखी थी उसकी हरकत। महाराज, आप जो भी कहे, लेकिन मुझे तो वो इंसान पागल लगा। हाँ, देखकर तो मुझे भी ऐसा ही लगा मंत्री जी। उसकी हरकत ही कुछ अजीब और डरावनी थी, लेकिन दिखने में तो मुझे भी ये जगह अच्छी ही लग रही है। कितनी प्रकृति से भरी हुई है। महाराज, मुझे तो इस जगह से जाने का मन ही नहीं कर रहा। देखो ना कितना प्यारा वन है ये। हम कुछ देर इस जगह पे घूम लेते हैं, बाद में यहाँ से आगे निकल जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ रुके तो अच्छा रहेगा। महारानी की बात बिल्कुल सही है महाराज, हमें यहाँ पर रहना चाहिए। यहाँ इस जगह पे कोई आपत्ति नहीं है। ये तो सिर्फ उस साधु का पागलपन है। बाकी ये जगह हमें तो बहुत अच्छी लगी है। हाँ ठीक है, लेकिन महाराज, हमें बहुत जोर की प्यास लगी है। गला सूख रहा है और सैनिक भी पानी लाना भूल गए हैं। लेकिन महारानी, यहाँ पर पानी का जुगाड़ कैसे करेंगे? सैनिक को हम महल भेज देते हैं, लेकिन वहाँ से आने में तो बहुत देर हो जाएगी। अब हम पानी का बंदोबस्त कहाँ करें? महाराज, चिंता करने की कोई बात नहीं है, पानी यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, सामने जो पेड़ का झुंड है, उसके पीछे एक नदी है, वहाँ पर पानी मिल जाएगा। अरे वाह, पानी मिल गया। अच्छा है पानी मिल गया, वरना मैं तो प्यास से ही मर जाती। महाराज, आप यहीं रुकिए, हम पानी पीकर आते हैं। नहीं नहीं महारानी, ये जंगल खतरे से खाली नहीं है। हम सब आपके साथ चलते हैं पानी पीने के लिए। पता है ना वो साधु महाराज ने क्या कहा था? अरे महाराज,
आप अभी भी उस पागल आदमी की बात को लेकर बैठे हैं। अरे हम जहाँ खड़े हैं ये जगह बिल्कुल अच्छी है, आप फिक्र मत कीजिए, नदी पास में ही तो है। महारानी आप बेफिक्र होकर पानी पीने जाए, जंगल का ये हिस्सा बहुत ही शांत है। ठीक है, शुक्रिया मंत्री जी। महाराज आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आती हूँ। फिर रानी वहाँ से पानी पीने के लिए चली जाती है। वाह, कितना अच्छा पानी है इस नदी का। और देखो यह जंगल भी कितनी अच्छी है। महाराज को यहाँ बुलाकर आती हूँ ताकि वो भी इस जंगल को देखने का आनंद ले सके। लेकिन तभी रानी को एक अजीब आवाज सुनाई देती है, मानो कोई साधना कर रहा हो। अरे ये आवाज कैसी है? ये ऐसे मंत्र कौन पढ़ रहा है? यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। मुझे आगे जाकर कहीं पे देखना होगा। तभी रानी आगे चलने लगती है और उनको वो आवाज भी अब नजदीक से सुनाई दे रही थी। तभी उनको एक झोपड़ी में एक तांत्रिक दिखता है जो हाथ में भभूत लेकर तपस्या कर रहा था। ओम राक्षस देवता प्रकट हो, आप मुझे शक्ति प्रदान करो। ओम राक्षस देवता प्रकट हो। मंत्री जी बहुत देर हो गई, महारानी अभी तक पानी पीकर नहीं लौटी, कहीं वो रास्ता ना भटक गई हो। मुझे तो इस बात का ही डर मन में सता रहा है। नहीं नहीं महाराज, आप खामखा इतनी चिंता कर रहे हैं। अरे महारानी को प्रकृति देखने का बहुत ही शौक है, वहाँ पर ही होगी, आप चिंता मत करिए, वे अभी आती ही होगी। हे श्रीमान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं जान सकती हूँ? आप हाथ में भभूत लेकर ये कौन से मंत्र पढ़ रहे हैं? कुछ नहीं, वो तो मैं अपनी साधना कर रहा था। लेकिन आप इतने घने जंगल में इस वक्त यहाँ पर अकेले क्या कर रही हैं? जी, मैं इंद्रराज की पत्नी हूँ, रानी इंदुमती। हम और महाराज आज जंगल की सैर करने निकले थे और मैंने आपकी ये आवाज सुनी तो मैं यहाँ चली आई। अच्छा हुआ आप यहाँ पर आए, आप जैसी सुंदर स्त्री के दर्शन हो गए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तारीफ के लिए। अब मैं चलती हूँ क्योंकि महाराज वहाँ पे मेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। कितनी सुंदर नारी है, क्यों ना मैं इसे अपना बना लूं। मुझे मेरा जादू दिखाना होगा। अरे मैं एक जादूगर भी हूँ, मुझे जादू दिखाना भी आता है। क्या आप देखना चाहोगी? जादू? हाँ, मुझे देखना है जादू। मुझे जादूगर का खेल देखना बहुत पसंद है। हाँ, तो मैं एक ऐसा जादू करता हूँ जिससे आप मेरे साथ गायब हो जाएंगे और फिर हम वापस यहीं पर आ जाएंगे। क्या मैं ये जादू कर सकता हूँ महारानी? हाँ हाँ, मुझे ये जादू भी देखना है। आप बोलिए मुझे करना क्या होगा, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। रानी इंदुमती बहुत ही भोली थी, इसीलिए वे जादूगर की हाँ में हाँ मिला देती है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। अपनी शक्तियों से रानी को बंदी बना लूंगा। अरे आप क्या सोच में पड़ गए हैं? जल्दी करिए ना, महाराज और मंत्री जी वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। महारानी, इस जादू के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी और फिर मैं जो मंत्र बोलूंगा
उसे आंखें बंद करके ही सुनना होगा। बाद में आप मेरा जादू देखना महारानी। चलिए आंखें बंद कर लीजिए। जादूगर के कहे अनुसार रानी इंदुमती अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है और वो जादूगर अपने मंत्र बोलता है और देखते ही देखते रानी और वो जादूगर गायब हो जाते हैं। मंत्री जी, बहुत देर हो गई है लेकिन अभी तक महारानी वापस नहीं आई। मुझे लगता है अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। वे कहीं पर रास्ता भूल गई होगी। हमें जल्दी उस तरफ चलना चाहिए। हाँ महाराज, मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है क्योंकि पानी पीने में इतनी देर नहीं हो सकती। सैनिकों, चलो रथ को नदी की ओर मोड़ लो। राजा और मंत्री रथ में बैठकर उस नदी की ओर जाने लगते हैं, लेकिन उस नदी के पास पहुंचकर देखते हैं तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। मंत्री जी, महारानी तो यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ चली गई होगी महारानी? मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है, कहीं उसे कुछ हो न जाए। अरे महाराज, दुखी ना होए, महारानी जी यही कहीं होगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, उन्हें कुछ नहीं होगा। सैनिकों, तुम दोनों यहाँ आजू बाजू सभी जगह देख कर आओ। दोनों सैनिक रानी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। देखा मंत्री जी, मैंने पहले ही महारानी को और आपको ना बोला था कि अकेले पानी पीने मत जाओ। अगर साथ आने दिया होता तो आज ये ना होता। अरे महाराज, आप चिंता ना करें, महारानी अवश्य मिल जाएगी। वो यही कहीं होगी। अरे मंत्री जी, कहाँ होगी? यहाँ पर ही तो आई थी पानी पीने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। हे भगवान, कहाँ गई होगी मेरी रानी? महाराज, महाराज, अब दुखी मत हुए, मिल जाएगी महारानी। अब धीरज रखिए। अरे सैनिक गए हैं ना, अभी मिल जाएगी।